Hello students, today we'll discuss about testing of materials. This topic is covered in the unit number 10, that is the mechanical materials in strength of material subjects. At the end of this lecture, you will be able to understand the various testing of materials, also understand or know the hardness test method, also know the impact test method. In impact test method, there are two methods. One is the Charpy impact test method and another is the IJOD impact test method. Also you will be understood or also you will be know the shear and compression test method. Now, first of all, I would like to share testing of materials. In testing of materials, there are various tests on engineering materials are number 1 tensile test, number 2 compression test, number 3 hardness test, number 4 impact test and number 5 shear test. First हार्डनेस टेस्ट. सबसे पहले मैं आज आपको हार्डनेस टेस्ट के बारे में समझाऊंगा. द हार्डनेस ऑफ मेटल्स डिनोट्स द रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, एब्रेशन, इंडेंटेशन, कटिंग और वियर एंड टियर बाय अदर पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्डनेस किसको बोलते हैं. कोईपण मटीरियलना घसारा सामेना अवरोधने ते मटीरियलनी हार्डनेस कहेवामां आवे छे. मतलब मटीरियल पे जो वियर एंड टियर हो रहा है उसके सामने जो रेजिस्टेंस जो लगता है मटीरियल की ओर से उसको हम हार्डनेस के नाम से पहचानते हैं. नॉर्मली गियर, बैरिंग, क्लच, ब्रेक, शाफ्ट वगैरह जैसी डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर आपको वियर एंड टियर होता हुआ दिखता है. इस टाइप के मशीन एलिमेंट्स में जो मटेरियल की हार्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है. नाउ द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज इट्स रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन अंडर लोकलाइज प्रेशर. सो मेटल पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू वियरिंग एक्शन, हार्डनेस टेस्टिंग इज नेसेसरी. मतलब जो पार्ट में वियर एंड टियर एक्शन हो रहा है वो पार्ट का हार्डनेस टेस्टिंग होना बहुत नेसेसरी हो जाता है. लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो गियर, बैरिंग, क्लच ब्रेक, शाफ्ट एक्सेट्रा जैसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स एलिमेंट्स में जहाँ पर वियर एंड टियर एक्शन होता है वहाँ पर हार्डनेस टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी बन जाता है. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे. देर आर 3 टेस्ट ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस के मेन 3 टेस्ट मेथड्स है. नंबर 1 ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, नंबर 2 रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड नंबर 3 विकर्स हार्डनेस टेस्ट. ओके, सो ये 3 हार्डनेस टेस्ट मेथड जो है जो हम हार्डनेस की मेन टेस्ट मेथड के नाम से पहचानते हैं. सबसे पहले मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मेथड. राइट, सो दिस टेस्ट यूज्ड फॉर मेटल हैविंग BHN वैल्यू लेस देन 450. यहाँ पर BHN का मतलब है ब्रिनल हार्डनेस नंबर. इट्स अ फुल नेम ऑफ BHN. This test used for metal having BHN value less than 450. मतलब जो मटेरियल और मेटल की BHN वैल्यू 450 से कम मिलती है और कम आ रही है उसके लिए ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मेथड करना ज़रूरी है, सूटेबल है. ओके, BHN इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाय इन बिगर ब्रैकेट पाई d by 2 मल्टीप्लाई स्मॉलर ब्रैकेट d माइनस अंडर रूट d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ब्रैकेट ओवर. सो हियर BHN means Brinell hardness number. P means load on specimen.
जो किलोग्राम में रहेगा। कैपिटल डी मीन्स डायमीटर ऑफ द बोल, जो मिलीमीटर में मेजर होता है। स्मॉल डी मीन्स डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, जो भी मिलीमीटर में मेजर होता है। एंड स्मॉल टी मीन्स थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, जो भी मिलीमीटर में मेजर्स होते हैं, राइट। सो ये पर्टिकुलर BHN का जो इक्वेशन है उसमें कंसर्न टर्म की मैंने आपको बात की। नाउ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप इस स्लाइड में एक टेबल फॉर्म देख रहे हो। टेबल फॉर्म के अंदर फर्स्ट कॉलम में स्पेसिमेन नंबर लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम में दो चीज़ मेंशन की है, वन इज द मटेरियल, अनदर इज द P/D² रेशियो, एंड लास्ट कॉलम के अंदर अप्रोक्सीमेट BHN वैल्यू आपको दी गई है। लाइक यहाँ पर जैसे मटेरियल कास्टाइन या MS है तो उसका P/D² रेशियो जो है 30 है, देन अप्रोक्सीमेट BHN वैल्यू उसकी ग्रेटर देन 160 रहेगी। बट कॉपर एल्यूमिनियम एलोज है तो P/D² रेशियो उसका 10 दिया गया है, एंड उसकी अप्रोक्सीमेट BHN वैल्यू बनती है 60 to 160 के बीच में। एंड ओनली एल्यूमिनियम मटेरियल है तो उसका P/D² रेशियो जो है वो 5 बनता है, और उसकी अप्रोक्सीमेट BHN वैल्यू होती है 20 to 60, राइट। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम। द सडन लोड कैपिटल P अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन डिपेंड्स अपॉन द P/D² रेशियो गिवन इन टेबल। ओके, मतलब जो अभी मैंने आपको आगे टेबल फॉर्म दिखाया, समझाया, उसमें जो सडन लोड, ओके, सडनली लोड जो है जिसको हम P से डिनोट किए हैं, साइन P से डिनोट किए, अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन, कहाँ पर अप्लाइड हो रहा है? स्पेसिमेन के ऊपर। डिपेंड्स ऑन द P/D² रेशियो गिवन इन द टेबल, राइट। मतलब P/D² रेशियो के अकॉर्डिंग वो अप्लाई होता है, राइट। ओके, सो हियर कैपिटल D मीन्स द डायमीटर ऑफ द बोल है, वो हम 10 मिलीमीटर ले रहे हैं। फॉर माइल्ड स्टील P/D² रेशियो 30 रहेगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा माइल्ड स्टील मटेरियल के लिए P/D² रेशियो 30 दिया गया था। देयरफॉर P इज इक्वल टू 30 मीन्स P/D² रेशियो इनटू कैपिटल D², राइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि P/D² 30 दिया गया है तो P/D² 30 इंटू 10⁻²। सो हियर हमको लोड जो है, सडन लोड जो है वो हमको 3000 किलोग्राम मिलेगा, राइट। ओके, सो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे आगे की स्लाइड में। यहाँ पर आप इस स्लाइड में एक डायग्राम देख रहे हो। वो डायग्राम में आपको ऊपर वाला जो डायग्राम है जिसमें आपको स्पेसिमेन दिया गया है, स्पेसिमेन की थिकनेस स्मॉल t रिप्रेजेंट की गई है, टेस्ट स्पेसिमेन भी बोल सकते हैं उसको हम। स्टील बॉल का डायमीटर कैपिटल D 10 मिलीमीटर दिया गया है, जो अभी हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया, एंड उसके ऊपर सडन लोड P अप्लाइड हो रहा है। तो इंडेंटेशन जो बनेगा अकॉर्डिंग टू द स्टील बॉल डायमीटर वो स्मॉल d जितना होता है, राइट। सो वो आपको नीचे के डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम सेम मेथड को। द टेस्ट स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू सडन लोड कैपिटल P kg, मेजर किस में होगा है? kg में, फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए अगर हम कैपिटल P मीन्स सडन लोड kg में जो मेजर होता है वो हम कंसिडर करते हैं, एंड देन रिलीज अप्लाइड करते हैं, एंड देन रिलीज कर देते हैं 10 सेकंड के बाद। द डायमीटर स्मॉल d, इंडेंटेशन डायमीटर जो है स्मॉल d ऑफ द इम्प्रेशन मीन्स इंडेंटेशन ऑन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन इज मेजर्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सडन लोड को स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाइड करते हैं फॉर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल के लिए, एंड देन आफ्टर उसको रिलीज कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पर हमको स्मॉल d जितना इम्प्रेशन मीन्स इंडेंटेशन जो है वो सरफेस के, स्पेसिमेन के सरफेस के ऊपर मेजर होता हुआ मिलेगा, राइट। सो बाय यूजिंग द BHN इक्वेशन, जो हमने आगे BHN का इक्वेशन देखा अभी रिसेंटली, BHN इज इक्वल टू कैपिटल P होल डिवाइडेड बाय πd/2 इंटू इन ब्रैकेट कैपिटल D माइनस √d² माइनस d²। ओके, सो वो इक्वेशन की मदद से हम द वैल्यू ऑफ BHN इज कैलकुलेटेड, मीन्स हम BHN की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं।
सो हियर हायर द डायमीटर ऑफ इम्प्रेशन लेस इज द BHN वैल्यू। अगर डायमीटर ऑफ इम्प्रेशन या इंडेंटेशन अगर हमको ज़्यादा मिलती है सो BHN की वैल्यू कैसी मिलेगी, हमको कम मिलेगी। अगर इससे अपोजिट मतलब डायमीटर ऑफ इम्प्रेशन अगर हमको लोअर साइड मिलता है तो हमको BHN की वैल्यू जो हायर साइड मिलेगी, राइट। आई होप सो आप सबको पता चल रहा होगा थियोरी के अंदर। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर टेस्ट में। इम्पैक्ट टेस्ट की मैं यहाँ पर अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ। ओके, ये भी टेस्ट मेथड बहुत बार पूछी गई है एग्जामिनेशंस में। रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग इज कॉल्ड द टफनेस। टफनेस की ये बेसिक मीनिंग हुई या बेसिक डेफिनेशन हुई। रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट और शॉक लोडिंग इज कॉल्ड टफनेस। अनदर वर्ड्स में मैं बताऊँ आपको टफनेस किसको बोलेंगे। सो वी कैन से capacity of a material to absorb energy before rupture is called toughness. Okay, I am repeating this same definition. Capacity of a material to absorb energy before rupture is called the toughness. Okay, and another way, third way में भी आपको अगर वापस बताऊँ toughness के बारे में ही, so we can say work required to causes rupture under the static load is called the toughness. Okay, I am repeating same definition. Work required to cause rupture under static load is called toughness. Okay, so કોઈ પણ મટીરિયલની ઇમ્પેક્ટ મીન્સ આઘાત સહન કરવાની ક્ષમતાને તેની ટફનેસ કહેવામાં આવે છે। તે મટીરિયલની ટફનેસના ગુણધર્મ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે, રાઈટ। सो ये बात हो गई इम्पैक्ट टेस्ट के लिए बेसिक कंटेंट्स की, जिसमें हमको टफनेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है, राइट। अभी हम कंटिन्यू करेंगे सेम मेथड को, इम्पैक्ट टेस्ट मेथड को। सो MS मीन्स स्माइल स्टील, रोट आयरन मटेरियल, मैंगनीज स्टील मटेरियल एक्सेट्रा हैव गुड टफनेस प्रॉपर्टी। ओके, बहुत सारे मटेरियल के अंदर टफनेस होती है, बट किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, वेरी करती है। बट यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ ये पैरा के अंदर, जिसमें MS, रोटाइन, मैंगनीज स्टील की जैसे मटेरियल्स की मैं बात करूँ तो दे हैव गुड टफनेस प्रॉपर्टी, राइट। मीन्स उसके अंदर टफनेस प्रॉपर्टी अच्छी हमको मिलती है देखनी। टफनेस इज द हाईली डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन मटेरियल्स फॉर स्ट्रक्चरल एंड मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, राइट। मीन्स टफनेस इज द हाईली डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब इच्छनीय, राइट। रिक्वायर्ड जो होती है वो प्रॉपर्टी मीन्स गुणधर्मो, राइट। सो टफनेस इज द हाईली डिजायरेबल, हाईली डिजायरेबल मतलब વધારે પડતા જે ઇચ્છનીય હોય એવા ગુણધર્મોમાં ટફનેસનો સમાવેશ થાય છે इन मटेरियल्स मीन्स मटेरियलની અંદર, मटेरियल के अंदर। किस टाइप के मटेरियल के अंदर? फॉर द स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चरल वर्क में यूटिलाइज होते हैं ऐसे मटेरियल के अंदर, एंड मशीन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उस टाइप के मटेरियल्स के अंदर जहाँ पर शॉक लोड एंड वाइब्रेशन हमको दिखने मिलते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल के अंदर टफनेस प्रॉपर्टीज होनी बहुत ज़रूरी होती है, राइट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। देर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट, राइट। वन इज द चारपी इम्पैक्ट टेस्ट जिसका IS कोड है 1757-1973, मतलब ये जो है 1973 दैट इज द ईयर इंडिकेट कर रहा है। सेकंड है आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट जिसका है IS डेजिग्नेशन 1598-1960, राइट। ओके, तो ये दो जो है वो इम्पैक्ट टेस्ट मेथड के टाइप्स है, राइट। चारपी इम्पैक्ट टेस्ट एंड आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चारपी के इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। सो आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हो, राइट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। ओके, सो ये डायग्राम के अंदर आपको एक स्पेसिमेन दिख रहा है, राइट। स्पेसिमेन की साइज देखी हुई दिख रही है जो है 55x10x10 mm, राइट। मतलब उसके 3 डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, राइट। सेकंड है द स्पेसिमेन इज टेस्टेड एज सिंपली सपोर्टेड बीम। द स्पेसिमेन इज टेस्टेड एज सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब જે નમૂનો જે મીન્સ સ્પેસિમેન જે છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં નમૂનો કહીએ છીએ એ નમૂનાને સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ તરીકે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, એવું કહે છે। શું કરવામાં આવે છે? ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ। ઓકે, U notch is provided on the specimen. Size of U notch is 2 mm wide and 5 mm deep. मीन्स उसके ऊपर एक आपको U नॉच दिखाई दे रही है, राइट, लिखा हुआ भी है लेबलिंग के अंदर। वो U नॉच की जो साइज रहती है स्पेसिमेन के अंदर जो 2 mm वाइड रहती है और 5 mm डीप रहती है,
राइट। ऐसी एक यू नॉच दी गई होती है स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन के अंदर। हैमर स्ट्राइक्स द स्पेसिमेन फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द नोच। ઓકે, મીન્સ નોચની વિરુદ્ધ બાજુએથી એના પર લોડ લાગે છે, લોડ લગાડવામાં આવે છે, રાઈટ। હેમર સ્ટ્રાઇક, હેમરથી મારો કરવામાં સ્ટ્રાઇક, ઓકે, લાગે છે, શું લાગે છે? લોડ। સો હેમર સ્ટ્રાઇક્સ ધ સ્પેસિમેન ફ્રોમ અપોઝિટ સાઇડ ઓફ ધી નોચ, મીન્સ નોચની વિરુદ્ધ બાજુએથી લોડ લાગે છે। सो दिस इज द बेसिक आइडियाज अबाउट दी 4P इम्पैक्ट टेस्ट। किस तरीके से 4P इम्पैक्ट टेस्ट को हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से उसको हम मेज़र कर पाते हैं, राइट। ये मेथड का हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन और पूरा डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया, राइट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी हम बात करेंगे आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट मेथड के बारे में, राइट। ओके, इम्पैक्ट टेस्ट का ये दूसरा जो मेथड था आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। तो यहाँ पर भी मैं आपको डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, राइट। डायग्राम में आपको टेस्ट स्पेसिमेन दिख रहा है, ओके, और एक नॉच भी दिख रही है, बट यहाँ पर यू नॉच की जगह वी नॉच दिख रही है, ओके, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँगा आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। हियर स्पेसिमेन साइज इज 75/10/10, मतलब वहाँ पर 55/10/10 था, यहाँ पर 75/10/10 स्पेसिमेन साइज दी गई है आपको, राइट। मतलब 3 डायमेंशंस आपको दिया गया है। द स्पेसिमेन इज टेस्टेड एज अ कैंटिलीवर बीम, मतलब જે આપણું સ્પેસિમેન છે એને કેન્ટિલીવર બીમ તરીકે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કન્સિડર કરીને। જ્યારે 4P ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટમાં એને આપણે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ તરીકે ટેસ્ટ કર્યો હતો, અહીંયા આગળ એને કેન્ટિલીવર બીમ તરીકે આપણે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ કન્ટિન્યू करेंगे। वी नॉच इज प्रोवाइडेड ऑन द स्पेसिमेन साइज ऑफ वी नॉच इज 2 मिलीमीटर डीप एट 45 डिग्री। मीन्स वी नॉच की जो साइज आपको दी जाती है स्पेसिमेन के ऊपर, जो 2 मिलीमीटर डीप रहती है, एंड वी नॉच है, वी शेप नॉच है, मतलब उसका जो एंगल जो रहता है वो 45 डिग्री रहता है, राइट। हैमर स्ट्राइक्स द स्पेसिमेन ऑन द सेम साइड ऑफ द नोच, मतलब નોચની બાજુએથી જેના ઉપર શું લાગે છે? લોડ લગાડવામાં આવે છે, હેમરની મદદથી લોડ લગાડવામાં આવે છે। જ્યારે 4P ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટની અંદર हैमर थी આપણે લોડ લગાતા, પણ એ નોચની વિરુદ્ધ अपोजिट डायरेक्शन से हम लोड अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर नोच की साइड से ही हम लोड अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। तो ये बेसिक कंटेंट्स और आइडियाज़ हो गए अबाउट द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। सो होप सो आपको इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में और हार्डनेस टेस्ट के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे यही टॉपिक को, राइट। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिमेन कैन बी रीड डायरेक्टली ऑन द डायल गेज। मतलब अभी आगे जाते कि हमको क्या करना होगा? मेजरमेंट चेक करना होगा। तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है? कहने की बात है तो वो डायल गेज में रिफ्लेक्ट होता है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्पेसिमेन, मतलब जो एनर्जी हमने अप्लाइड की है, हाँ, किसके लिए? स्पेसिमेन को ब्रेक करने के लिए, राइट। कैन बी रीड, वो कहाँ पर हम पढ़ सकते हैं? डायरेक्टली ऑन दी डायल गेज, मतलब डायल गेज के ऊपर हम डायरेक्टली उसको हम रीड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ओके, फाइन। नाउ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द 4P इम्पैक्ट टेस्ट। कुछ मैं इसके लिए रिलेट करती हुई इंफॉर्मेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे है, वो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 4P इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में, जिसमें उसका साइज ऑफ स्पेसिमेन रहता है 10/10/55 mm। साइज ऑफ यू नॉच रहेगा 2 मिलीमीटर वाइड एंड 5 मिलीमीटर डीप। मास ऑफ हैमर मीन्स पेंडुलम से जो हम एनर्जी अप्लाइड करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे, दैट इज द 18.75 kg। एंगल ऑफ वॉइस 160 डिग्री रहता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम 825 mm रहता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द हैमर 30 kgf इंटू मीटर मीन्स 300 जूल जितना रहता है, राइट। तो आपको होगा कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द 4P इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो आपको ये डायग्राम में थोड़ा और भी क्लियर आउट होगा। यहाँ पर 4P इम्पैक्ट टेस्ट के ये स्केच के अंदर, ये इमेज के अंदर, ये डायग्राम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपको लेबलिंग के अंदर सब कुछ दिख रहा है। नीचे सबसे पहले नीचे की बात करो तो फाउंडेशन दिया हुआ है, फिर सपोर्ट है, स्ट्राइकिंग एज दी है, टेस्ट पीस दिया हुआ है, राइट। मशीन फ्रेम होती है, स्केल रहते हैं जिसमें हम मेजर्स देखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है, ओके। बैरिंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम को मूवमेंट करने के लिए बैरिंग लगाई जाती है शाफ्ट के ऊपर। फ्रिक्शन पॉइंटर रहता है, रोड ऑफ पेंडुलम रहेगा, राइट। हैमर जिसकी मदद से हम स्ट्राइक आउट करते हैं, ओके। एंगल ऑफ टिप ऑफ स्ट्राइकर रहेगा,
पर्टिकुलर एंगल पे हम उसको सेट करके फिर स्ट्राइक करवाएंगे, स्ट्राइकिंग एज फिक्स की जाएगी, कंसिडर की जाएगी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्राइकिंग एज भी उसमें हम देख पाते हैं। एंड एनलार्ज सेक्शन मतलब यहाँ पर जो है एक्स एक्स जो आपको हैमर में दिया है उसका एनलार्ज सेक्शन जो एट एक्स एक्स के तौर पे यहाँ पर आपको दिखाया गया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर आउट हुए, राइट। सो होप सो आपको 4P इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में डिटेलिंग में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अभी आगे, जिसमें हम CS टेस्ट मेथड के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी, राइट। सो यहाँ पर भी आपके सामने एक फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर डायग्राम दिख रहा है आपको, जिसमें टेस्ट स्पेसिमेन है, एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, मीन्स फेल्योर एट एक्स एंड वाई करके दिया है, एंड लोड साइन P दिख रही है आपको, ओके, बोथ साइड टेंसाइल फॉर्म के अंदर, राइट। सो इन शियर टेस्ट दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू असेस शियर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। किसके लिए जरूरी है? शियर स्ट्रेंथ को, मेटल की शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए शियर टेस्ट मेथड जो है वो एप्लीकेबल होती है, विच आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्सेस, ओके। और वो किसके अकॉर्डिंग होता है? शियर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसको मेजर किए जाते हैं, राइट, ओके। Rivets and bolts often used in steel structures are subjected to shear stresses. Means जो स्टील स्ट्रक्चर्स जहाँ पर लगाया जाता है कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जहाँ पर फाउंडेशन में या फास्टनिंग के तौर पर रिवेट्स एंड बोल्ट्स जैसे मशीन एलिमेंट्स का यूज होता है, वहाँ पर उस टाइप के स्टील स्ट्रक्चर के अंदर आपको शियर फोर्सेस की अफेक्ट दिखती है, और वो अफेक्ट के चलते हुए वहाँ पर शियर स्ट्रेस, इंड्यूस शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और वहाँ पर फेल्योर होने की चांसेस क्रिएट होते हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पर मैं वापस एक बार बता देना चाहूँगा कि મશીનના ઘણા ભાગોમાં તેની અક્ષને લંબ દિશામાં ભાર લાગવાથી, લંબ એટલે પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શન અગર उस पर लोड एप्लीकेबल हो रहा है, सो તેમાં शियर स्ट्रेस उत्पन्न થાય છે, मीन्स वहाँ पर इंड्यूस शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, અને ઘણીવાર આ शियर स्ट्रेसથી જે તે ભાગ તૂટી જાય છે, એન્ડ ડ્યુ ટુ ધેટ ઇફેક્ટ ઓફ शियर कंडीशन, ओके, ड्यू टू शियर स्ट्रेस दैट पार्ट विल बी फेल। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो साफ्ट की बात करूं तो साफ्ट में भी ऐसे प्रोबेबल चांसेस होते हैं। जे भागों में शियर स्ट्रेस उत्पन्न थती होय तेवा भागों माटे वपराता मटेरियलनो शियर टेस्ट करवो जरूरी है। मीन्स जहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, जो मशीन एलिमेंट्स के अंदर लोड अप्लाई होने के बाद शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, ऐसे मटेरियल्स में शियर टेस्ट मेथड एप्लीकेबल होना ज़रूरी बन जाता है, राइट। सो ये डायग्राम के अंदर आपको उसकी पूरी अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश की गई है सिंपल स्केच की मदद से, राइट। आ टेस्ट में नमूनो मीन्स स्पेसिमेन बे जग्याएथी तूटे छे, एटले के नमूनानु डबल शियरिंग थाय छे, राइट। दो पोजीशन के ऊपर से वो फेल होता है, मीन्स एक्स एंड वाई, इसलिए यहाँ पर लिखा है फेल्योर एट एक्स एंड वाई। दैट मीन्स वी कैन से इज नॉट सिंगल शेयर बट दी डबल शेयर। सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हम 2 कंसिडर कर सकते हैं, कहने की बात यह है इन दैट ऑफ फॉर्मूला, ओके। सो ये बात हो गई स्टूडेंट्स शियर टेस्ट के बारे में, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर। सो टेस्ट प्रोसीजर जो है शियर टेस्ट की, सबसे पहले उसमें आएगा प्लेस द शियर अटैचमेंट इन द UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर जो शियर अटैचमेंट जो शियर टेस्ट मेथड के लिए रिक्वायर्ड है उसको प्लेस किया जाएगा, मतलब है ना गोठवा से उसको रखा जाएगा प्रॉपर अरेंजमेंट के तौर पे। नाउ सेकंड पॉइंट फॉर द प्रोसीजर, इंसर्ट 2 सर्कुलर कटर्स इन द अटैचमेंट एंड पास अ टेस्ट बार थ्रू द होल। नाउ इंसर्ट 2 सर्कुलर कटर्स इन द अटैचमेंट, मीन्स आपको जो अटैचमेंट आपने प्लेस किया है उसमें जो 2 सर्कुलर कटर्स जो है उसको इंसर्ट करना रहेगा, एंड पास अ टेस्ट बार थ्रू द होल, मीन्स होल में से उसको पास करना है, किसको? टेस्ट बार को, जिसका हमको जो स्पेसिमेन हमारा है टेस्ट बार जो हमारा है उसमें उसको हमको होल में से पास ऑन करना है। देन नेक्स्ट अप्लाई ग्रेजुअल लोड एंड इंक्रीजेज इट, ओके, मीन्स धीरे 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 करके आपको क्या करना है, ग्रेजुअल लोड को बढ़ाते जाना है, अप्लाई करते जाना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, इंक्रीज इट, ओके, वो लोड वैल्यू को बढ़ाते जाना है। देन टिल फ्रैक्चर अकर्स, कहाँ तक उसको आपको बढ़ाना है, वो जो लोड की वैल्यू को कहाँ तक आपको इंक्रीज करके लेके जाना है, टिल फ्रैक्चर अकर्स, मतलब जब तक उसमें फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक आपको उसको बढ़ाते जाना है ग्रेजुअल फॉर्म में, राइट, ओके। सो दिस इज अ टेस्ट प्रोसीजर, राइट।
नेक्स्ट कंटिन्यू हम करेंगे, रिकॉर्ड द फेल्यूर लोड एफ। रिकॉर्ड द फेल्यूर लोड मीन्स अभी जो पोजीशन पे वो उसमें फेल्यूर मिलेगी वो लोड को हम यहाँ पर एफ से डिनोट किए, एफ साइन से, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे सबसे पहले। देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट बार अगर हमको कंसिडर करना है, सो ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज हमने सर्कुलर टेस्ट बार की बात की है। सो वी कैन कंसिडर द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर टेस्ट बार ए मीन्स एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, राइट। ओके, द टेस्ट बार विल फेल इन 2 planes at x and at y as shown in the diagram और फिगर। सो मैंने आपको आगे जो डायग्राम में दिखाया कि 2 पोजीशन में से वो फेल हो सकता है। सो द टेस्ट बार विल फेल हो सकता है इन 2 planes, 2 planes के ऊपर से एट x and y as shown in the diagram और फिगर। सो शियर स्ट्रेंथ इन डबल शियर, सो वी कैन से 2 प्लेसेस से वो फेल होता है, होने के चांसेस रहते हैं। सो वी कैन से द शियर स्ट्रेंथ इन डबल शियर। ओके फाइन, नाउ tau means shear stress. Shear stress is equal to shear force upon shear area, right? We know that simply sigma is equal to load upon area. Sigma means the stress, load means P, area means A. So here considering the shear position, shear effect, so shear stress means tau, denoted by the tau. Shear force, instead of load, instead of force, we can write the shear force. Instead of area, we can write the shear area. So tau means stress, shear stress is equal to shear force upon shear area, right? So numerically in the form of equation के फॉर्म में हमको लिखना है तो हम लिख पाएंगे tau is equal to shear force means F से डिनोट किया है तो F साइन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द shear area। shear area होगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 2 बिकॉज ऑफ द डबल shear, राइट। सो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमको लिखना रहेगा। तो ये हो गई शियर स्ट्रेस की फॉर्मूला एफ अपॉन एरिया मीन्स 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। ओके फाइन, सो आपको शियर टेस्ट मेथड के बारे में भी अच्छे से पता यहाँ लगा होगा, राइट। नाउ टाव इज इक्वल टू 4 बिकॉज 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, पाई के डिनोमिनेटर में, तो सामने जाएगा। ओके डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर सॉरी, सो ऊपर चला जाएगा मीन्स एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू एफ होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। सो 2 2 ज़ा 4, सो न्यूमरेटर में बचेगी वैल्यू 2 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमको अभी शियर स्ट्रेस टाउ की फॉर्मूला मिल रही है, टाउ इज इक्वल टू 2f डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, वेयर द d स्मॉल d मीन्स द डायमीटर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, राइट। ओके नाउ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, आई वुड लाइक टू शेयर कंप्रेशन टेस्ट। ओके कंप्रेशन टेस्ट के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, राइट। सो इन दिस टेस्ट is carried out to determine compressive strength of brittle materials like cast iron, concrete, brick, etc. Right? Okay, मैं बता देना चाह रहा हूँ वापिस, compression test is carried out to determine the compressive strength। किसके लिए ज़रूरी होती है? compressive strength को find out करने के लिए, determine करने के लिए हमको compression test जो है वो applicable करना पड़ता है materials के ऊपर। किस टाइप के materials के ऊपर? So ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं उसमें हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी रहती है। जिसके एग्जांपल्स में आपको बताऊं तो कास्ट आयरन आएगा, उसके अंदर कंक्रीट मटेरियल आएगा, ब्रिक्स आएगा और एक्सेट्रा इस टाइप के दूसरे मटेरियल्स भी आएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ब्रिटल मटेरियल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स फेल विदाउट कंसिडरेबल एलोंगेशन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके मतलब कहने की बात यहाँ पर क्या है कि ब्रिटल मटेरियल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर अगर हम टेंसाइल फोर्स कंसिडर करते हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, सो फेल विदाउट कंसिडरेबल एलोंगेशन, मतलब एलोंगेशन की प्रोसेस होए बगैर ही वहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है वो मटेरियल, राइट, मैटर्स फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट। सो उसके पीछे का रीजन भी है, टेक्निकल रीजन भी है, वो क्या है, इट्स वेरी लो प्रोपोर्शनल लिमिट, उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो बहुत कम रहती है, दैट्स वाई उसमें
एलोंगेशन की प्रोसेस होती है नहीं, उसके पहले ही वो क्या हो जाता है, ब्रेक या फेल हो जाता है, ब्रिटल मस, दैट्स व्हाई वी कैन से द ब्रिटल मटेरियल्स, टूट जाने का नेचर जो रहता है वो, राइट। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम इज यूज्ड फॉर द कंप्रेशन टेस्ट। यहाँ पर भी जैसे सीएचएस में हमने यूटीएम को यूज़ किया, ऐसे यहाँ पर भी कंप्रेशन टेस्ट को कैरिड आउट करने के लिए भी हम यूटीएम मशीन मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं कंप्रेशन टेस्ट प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए, राइट। नाउ कंटिन्यू करेंगे सेम मेथड को। सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, राइट, जिसमें आपको टेस्ट स्पेसिमेन दिख रहा है, दोनों साइड में मशीन एनविल दिख रहा है और कंप्रेशन लोड फोर्स अप्लाइड होता हुआ दिख रहा है पी साइन से, राइट। ओके, मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पर। द टेस्ट स्पेसिमेन इज कैप्ड बिटवीन टू मशीन एनविल्स और एनविल्स ऑफ द मशीन एंड सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल कंप्रेसिव फोर्स, राइट। क्या करना है, सबसे पहले आपको टेस्ट स्पेसिमेन को एनविल के बीच में सेट करना है, प्लेस कर देना है, देन धीरे धीरे मशीन एनविल की मदद से आपको ग्रेजुअल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड करते जाना है, किसके ऊपर, टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर, राइट। द फेल्योर लोड इज रिकॉर्डेड मीन्स वो कहाँ तक आपको अप्लाइड करना है, जब तक स्पेसिमेन फेल नहीं होता है तब तक आपको उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है, और एट द टाइम ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज विल बी फेल सो दैट पर्टिकुलर फेल्योर लोड विल बी रिकॉर्डेड, वो हमको रिकॉर्ड कर लेना है, राइट, फाइन। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम सेम टेस्ट मेथड को। कंप्रेसिव स्ट्रेस और वी कैन से द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड अपॉन कंप्रेसिव और क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। कंप्रेसिव लोड अपॉन कंप्रेसिव एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस को यहाँ पर हम सिग्मा या सिग्मा सी भी बोल सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड जो पी यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय द ए, राइट। तो सी सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। तो सिग्मा मीन्स द स्ट्रेस, P means the load and A means the area. So stress is equal to load upon area और stress measure होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर, right? Okay. Now if slenderness ratio lambda is less than its compressive strength or stress will be more, right? Means कोई पण नमूना माटे જ્યારે स्लेंडरनेस रेशियो SR और वी कैन से द लैम्बडा, उसको डिनोट करते हैं लैम्बडा साइन से, ओछो तेम तेनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ केवी वधारे, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा इज लेस देन इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी मोर। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा अगर कम होता है तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसी मिलती है, हमको ज़्यादा मिलती है, राइट। सो कंटिन्यू करेंगे, राइट। इफ लैम्बडा इज मोर, इस अपोजिट, इफ लैम्बडा इज मोर, ओके, बेंडिंग और बकलिंग ऑफ दिस स्पेसिमेन विल टेक प्लेस, राइट। मीन्स अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्बडा कम रहेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, बट अगर लैम्बडा मीन्स स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा, इफ लैम्बडा इज मोर देन बेंडिंग और वी कैन से द बकलिंग इफेक्ट ऑफ दिस स्पेसिमेन विल टेक प्लेस। तो वहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग या बकलिंग जैसी इफेक्ट स्पेसिमेन के ऊपर हमको दिखने मिलेगी, शुरुआत हो जाएगी। बट फॉर कंप्रेशन टेस्ट specimen should be in pure compression and no bending stress should develop, okay, right। परंतु અહીંયા શું કહે છે આપણને, for compression test specimen should be in pure compression and no bending should develop, means નમૂના ઉપર કોમ્પ્રેસિવ ભાર આપતા, રાઈટ, ત્રાંસા પ્લેન ઉપર કોમ્પ્રેસિવ અને શિયર બંને પ્રકારની સ્ટ્રેસ ડેવલપ થાય છે, રાઈટ, ઓકે, फाइन। सो स्पेसिमेन शुड बी इन प्योर कंप्रेशन, अगर प्योर कंप्रेशन हो रहा है स्पेसिमेन के अंदर, एंड नो बेंडिंग स्ट्रेस शुड डेवलप, तो वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होने के कोई चांसेस रहते नहीं है, राइट, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम कंप्रेशन टेस्ट मेथड को। टू सेटिस्फाई दिस द लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ टू द डायमीटर रेशियो मीन्स एच को यहाँ लेंथ के लिए डिनोट किया गया है एंड डायमीटर को स्मॉल डी से। सो टू सेटिस्फाई दिस द लेंथ टू द डायमीटर रेशियो मीन्स एच डिवाइडेड बाय डी, दैट इज द रेशियो फॉर स्पेसिमेन इज कैप्ड बिलो 2, इज कैप्ड बिलो 2, राइट। मीन्स कितना होना चाहिए, बिलो 2 होना चाहिए, रखना है, राइट। फॉर कास्ट आयरन स्पेसिमेन, अगर मैं स्पेसिफिक कास्ट आयरन मटेरियल की बात करूँ आप लोगों को, सो कास्ट आयरन स्पेसिमेन मीन्स एच बाई डी रेशियो इज कैप्ड बिलो
2 મીન્સ કાસ્ટ આયર્નના નમૂના માટે જે h/d એટલે લેન્થ અને ડાયામીટરનો જે રેશિયો છે, લંબાઈ અને વ્યાસનો જે રેશિયો છે એ 2 કરતાં ઓછો રાખવામાં આવતો હોય છે, राइट। जस्ट फॉर योर आइडिया, ये मटेरियल के साथ रिलेट हो रहा है, कास्ट आयरन मटेरियल की बात यहाँ पर हो रही है, राइट। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करूंगा मैं। व्हेन कास्ट आयरन स्पेसिमेन इज subjected to compressive force, inclined cross section of the specimen would develop compressive stress as well as shear stress. Again I am repeating, when cast iron specimen is subjected to compressive force, means यहाँ पर अभी सेम कास्ट आयरन मटेरियल के स्पेसिमेन की मैं बात कर रहा हूँ, is subjected to compressive force. Okay, subjected to which force? Compressive force. Now that in that inclined cross sections of the specimen, inclined cross sections of the specimen would develop, वहाँ पर क्या होगा, inclined cross section में के अंदर would develop compressive stress. आपको inclined means ત્રાંસા cross sections ની અંદર, આડછેદની અંદર તમને compressive stress develop થતો જોવા મળશે, as well as the shear stress. અને એ compressive stress ફક્ત નહીં પણ એની સાથે સાથે shear stress પણ develop થતો તમને જોવા મળે છે કે જે પોઝિશન ઉપરથી shear failure થઈ શકે છે, राइट। ओके, सो ये बात हुई स्पेसिफिक कास्ट आयरन स्पेसिमेन की, राइट। ओके, नाउ कंटिन्यू करूंगे। कास्ट आयरन स्पेसिमेन फेल्स ड्यू टू shear along a plane. Cast iron specimen fails due to shear along a plane inclined at an angle of about 45 degree as shown in the figure, right। सो वहाँ पर कितने डिग्री की बात हो रही है? જે કાસ્ટ આયર્નનો જે નમૂનો છે, નમૂનામાં આશરે 45 અંશના ખૂણે ત્રાંસા પ્લેનમાં શિયરિંગથી તે તૂટે છે અથવા તો તૂટવાની શક્યતા રહે છે, राइट। तो जो एंगल जो यहाँ पर है वो 45 डिग्री पे ये इंक्लाइन प्लेन पे आपको शियरिंग इफेक्ट के चलते हुए शियर स्ट्रेस इंड्यूस होने के कारण, कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होने के कारण वहाँ पर शियरिंग की इफेक्ट की वजह से वो फेल होता है, राइट। ओके, सो ये बात हो गई कंप्रेशन टेस्ट मेथड की। होप सो आपको ये पूरा जो है हार्डनेस टेस्ट, राइट, इम्पैक्ट टेस्ट, शियर टेस्ट एंड कंप्रेशन टेस्ट मीन्स टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। ओके, थैंक